नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है हिंदी व्याकरण। इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आप करने वाले हैं किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे प्रश्नों को सही कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे वर्णमाला से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका सही है और यहां पर जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। ज और या से मिलकर यह बनता है, तो ए उत्तर आपका सही है। ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है ज्ञा? एक संयुक्त व्यंजन है जो जा हलंत के साथ और या के मेल से बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, था। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन द। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। दा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। पूछा गया है कि बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या मूर्धा है? बताइएगा, बड़े ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन ओष्ठ। ऊ और बड़ा ऊ तथा पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान होठ होते हैं या ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो आप सभी को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि त्र किन वर्णों से मिलकर बना है? ता और रा या इससे या इससे? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, त और र। त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो आधे ता और पूरे रा से मिलकर बनता है। आधा जो अक्षर लिखते हैं उसमें हलंत लगाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यड़ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या वृद्ध संधि है? बताइएगा, पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, अयादि संधि। तो इसका संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र। नियम होता है ओ धन ई अब हो गया, तो इसके अनुसार ये पवित्र बनता है। ठीक है, तो जहां पर आपका अब आए जैसे शब्द आते हैं बीच में, तो ऐसी उच्चारण हो तो वहां पर आपका अयादि संधि होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मनोहर शब्द में संधि कौन सी है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है? मनोहर, तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? यहां पर आपकी विसर्ग संधि है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मना धन हर होता है इसका संधि विच्छेद, बीच में विसर्ग आया तो जो ओ हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्याधन वर्ण, परिधन आवरण, परिधन आवरण या परिधन आवरण? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बताइएगा। सही ऑप्शन है आपका सी, परिधन आवरण। तो यहां पर यड़ संधि है जहां पर ई और आ मिलकर या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ई और आ मिलकर या बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याधन आचार, अतिधन आचार या अत्याधन चार या अतिधन चार? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा? अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? और इसका सही संधि विच्छेद बी ऑप्शन, अतिधन आचार होता है। यह भी यड़ संधि का उदाहरण है। नियम होता है ई धन आ बराबर आ या। ठीक है, ई और आ मिलकर या बन जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर या दिक धन अंबर या दिगम धन बर? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सी ऑप्शन आपका सही है, दिक धन अंबर। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहां वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में गा में परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधाराय है, द्वंद्व है, दिगु है या अव्ययी भाव है? बताइएगा। आप सभी परिचित हैं, जो संख्यावाचक होते हैं वहां पर द्विगु समास होता है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची होता है। चौराहे का अर्थ होता है चार राहों का एक समूह।
अगला प्रश्न है आपका कि देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? बताइएगा, देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, संप्रदान तत्पुरुष। इसका विग्रह देश के लिए भक्ति होता है, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दशानन में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये हमें कंफ्यूज करता है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास या तत्पुरुष समास? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद अर्थ और की ओर संकेत करें तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दशानन अर्थात रावण। तो कहां पर बहुब्रीहि होता है? जब दो पद मिलकर तीसरे पद के ओर संकेत करें, यानी कि कोई अन्य अर्थ निकले। ठीक है, विशेषण और विशेष का यहां पर योग होता है, जो कि कर्मधारय में भी होता है, लेकिन बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है आपका कि पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय? पाप पुण्य बहुत आसानी से आप पहचान पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा आपका? यहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, जैसे पाप और पुण्य। अगला प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति? बताइएगा, यथा क्या है? एक अवयव है। अवयव का क्या अर्थ होगा? बताइएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति, तो इसका सही अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसमें पहला पद यथा अवयव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला जो आपका भाग है वो उपसर्ग, प्रत्यय एवं शब्द भेद से जुड़े हुए यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपका पहला प्रश्न है इसका भाग का कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय का एक अंतर होता है। उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय आपका बाद में आता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पर परा हुआ है या परा हुआ है या परी हुआ है या प्रति हुआ है। प्रतिकूल, तो यहाँ पर आपका प्रति होता है, दो सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर प्रति उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, जहां प्रति उपसर्ग कुल शब्द में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? अट है, वट है, आवट है, हट है? बताइएगा। चार ऑप्शन है आपका, कौन सा सही है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, आवट। प्रत्यय शब्द के अंत में लिखते हैं। यहां पर लिख धातु में आवट प्रत्यय जुड़ने से लिखावट बन गया। क्या हो गया? आवट प्रत्यय जुड़ने से लिखावट बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? आग्नि है, आग है, अगिन है या अग्नि है? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? आप सभी को पता है, अग्नि को हम लोग आग कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं और वो अग्नि है। तद्भव शब्द आग है, उनका परिवर्तित हिंदी रूप होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? प्रार्थना, खेत, लोटा या डॉक्टर? बताइएगा, प्रार्थना, खेत, लोटा या डॉक्टर? तो यहां पर जो देशज शब्द है वो ना तो तद्भव है, ना तत्सम है और ना विदेशज। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका लोटा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। वे स्थानीय बोलियों से आते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, कटोरा, कटोरी, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि बाण प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? बलवान है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है या धनवान है? बताइएगा, वान प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? यहां पर बल, वान और धनवान, दो जगह वान आ गया है। ठीक है, तो यहां पर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। धनवान भी आपका वान प्रत्यय है और बलवान में भी आपका वान प्रत्यय है। तो यह प्रश्न थोड़ा गलत है। यहां बल शब्द में वान प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, और बाकी दो में आपका मान प्रत्यय है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लड़काई होगी, लड़कपन होगा, लड़कापन होगा या लड़काईपन होगा? बहुत ही आसान है, जैसे बचपन होता है वैसे लड़कपन होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा लड़का में पन प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कोयला में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है?
कोयला क्या है? क्या कोई व्यक्ति है? नहीं है। कोई जाति है? नहीं है। क्या कोई भाव है? नहीं है। तो द्रव्य है ये। तो यहां पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या निजवाचक है? बताइएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, मुझे, मेरा उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यह घोड़ा अच्छा है। इस प्रकार में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? बताइएगा, यह घोड़ा अच्छा है, यह क्या है यहां पर? तो ये क्या है? ये आपका एक सार्वनामिक विशेषण है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? बताइएगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, आलसी, आलसीपन या आलस्यता। तो इसका विशेषण होगा आपका आलसी। आलस्य एक भाववाचक संज्ञा है जिससे बना विशेषण आलसी है, जैसे वह एक आलसी व्यक्ति है। अगला प्रश्न है आपका कि जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो यहां पर जो और सो ये आपका रेखांकित था। जो करेगा सो भरेगा, ये क्या है? ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो जो, सो, जैसा, वैसा जैसे सर्वनाम वाक्य के दो भागों में संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृत है, सांस्कृतिक है, संस्कार है या संस्कृतक है? बताइएगा, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? और इसका सही उत्तर है आपका सांस्कृतिक। क्या? बी ऑप्शन आपका सांस्कृतिक। संज्ञा संस्कृति से बनने वाला विशेषण सांस्कृतिक है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है आपका कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? नहाकर कौन सी क्रिया है? बताइएगा। तो ये नहाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। जब एक क्रिया समाप्त हो और तुरंत दूसरी शुरू हो तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइएगा। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, यौगिक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक होती है। क्या उड़ रही है का उत्तर नहीं है। ठीक है। क्या उड़ रही है, तो यहां पर आप नहीं बता सकते कि क्या उड़ रही है। तो उड़ने में आपका कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि शायद आज वर्षा हो। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतुमत भविष्यत या संदिग्ध वर्तमान? बताइएगा, शायद आज वर्षा हो वाक्य में कौन सा काल है? यहां पर संभाव्य भविष्यत काल है। बी ऑप्शन आपका सही है। शायद, संभवता जैसे शब्दों का प्रयोग भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त करता है, तो इसलिए यहां पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुझसे चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो भाववाच्य की पहचान क्या होती है? बहुत ही आसान है। नहीं जाता अक्सर यहाँ पर नकारात्मक शब्द होते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे घूमा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से ना होकर भाव से होता है और अक्सर ये असमर्थता का बोध कराते हैं कि आप असमर्थ हैं वो करने में। अगला प्रश्न है आपका कि वह धीरे धीरे चलता है। रेखांकित शब्द क्या है? तो यहाँ पर डार्क किया गया है इसको, धीरे धीरे को। तो क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? बताइएगा। चलना तो क्रिया है, तो उसका क्या है? तो विशेषण है, क्रिया का विशेषण है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि अरे आप आ गए, ये किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, अवयव है, विशेषण है या क्रिया है? बताइएगा। तो ये आपका अवयव शब्द है। विस्मयादि बोधक शब्द अरे, ओ, वह, ये सब क्या होते हैं? अवयव होते हैं, क्योंकि इन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगला प्रश्न है आपका कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? बताइएगा। जो से है यहाँ पर, से क्या होता है? अलग होना बता रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा, क्या गिरा? पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अलग होना किस कारक में आता है? ये आपका अपादान कारक में आता है। अपादान कारक का चिन्ह से होता है और ये अलग होने के भाव को प्रकट करता है। लगातार आप प्रश्न करते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको हर चीज याद हो जाएगी। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री है, कवियत्री है, कवियत्री है, या तो ये शुद्धता वाले शब्द बहुत बार पूछे गए हैं और इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कवियत्री, है ना। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं का बहुवचन रूप क्या है? हम हैं, हमें है, मुझको है, या मेरा है? बताइएगा। मैं का बहुवचन रूप क्या है? तो आप सभी को पता है, हम होता है। सर्वनाम मैं एक वचन है जो केवल एक व्यक्ति स्वयं को दर्शाता है, इसका बहुवचन रूप हम होता है। अगला प्रश्न है आपका, हे राम रक्षा करो में कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, अपादान है, या संबोधन है? तो संबोधन कारक है आपको हे राम दिख रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिख रहा है, तो ये यहाँ पर संबोधन कारक है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? बताइएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अगला प्रश्न है आपका कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या विधानवाचक वाक्य? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही सही है और इसका सही उत्तर है आपका मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्यों है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। अब प्रधान उपवाक्य क्या है? जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को घर जाना है, क्या ये सही है? मैं घर जाना है, क्या सही है? मुझे घर जाना है, क्या सही है? मुझको घर जाना है, कौन सा सही है? बताइएगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है, मुझे घर जाना है। मेरे को का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसके स्थान पर मुझे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आशीर्वाद के कई प्रकार दिए गए हैं, उसमें से शुद्ध कौन सा है वो आपको यहाँ पर पहचानना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, आशीर्वाद, ठीक है। तो इसमें तो आरसीवाद हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन। तो रा की रेफ का उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है वह अगले वर्ण के ऊपर लगती है, यहाँ शा के बाद उच्चारण है, तो ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो तो क्या है? ये अपूर्ण चीज लग रही है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। जब क्रिया वर्तमान में चल रही हो और पूरी ना हुई हो तो उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाय के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा, विस्मयादि बोधक लगेगा, या अल्प विराम लगेगा? देखिए कई बार प्रश्नों का उत्तर हमें प्रश्न में ही मिल जाता है। इन्होंने हाय के बाद लगा रखा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, शोक, घृणा, आश्रय जैसे भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। कई बार ये आपको डिटेलिंग बहुत ही बोरिंग लगती होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप निरंतर इसको सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो यही आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगी हिंदी व्याकरण में। अगला प्रश्न है आपका कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है, वो कौन सा है? वो सही उत्तर है आपका 3। कौन कौन से? सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्र होता है। 3 वाक्य होते हैं रचना की दृष्टि से, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में और प्रश्न है आपका अगला कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपमान करना, इनकार करना, हंसी उड़ाना या धोखा देना? बताइएगा। अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ होता है? और इसका सही उत्तर है इनकार करना। इस मुहावरे का अर्थ है समय पर किसी काम के लिए मना कर देना। अगला प्रश्न है आपका कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान, मूर्खों द्वारा विद्या की
पूजा करना, दुष्टों की सभा में सज्जन। बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे अगर आप निरंतर हिंदी पढ़ते आए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ठीक है, जहां सब मूर्ख हो वहां थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आदर पाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या उपमा है? अगर आपको इनकी अलंकारों की परिभाषा पहचानने की ट्रिक पता है तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाते, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, यमक। यमक अलंकार में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार अर्थ भिन्न होता है। यहाँ एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे का धतूरा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? सरिस शब्द किस अलंकार की पहचान है? अगर आपको पता है बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। सासी सरिस शब्द जैसे आते हैं वो किसका पहचान बताते हैं? सही उत्तर है आपका उपमा। यहाँ मन उपमेय की तुलना पीपल के पत्ते उपमान से की गई है। सरिस वाचक शब्द है अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या अन्योक्त? अब यहाँ पर बेर 2 बार आ गया है ना, तो बहुत ही आसानी से आप इसको यमक पहचान पा गए होंगे, है ना। यहाँ 3 बार शब्द 2 बार आया है 3 बेर। तो पहले 3 बेर का अर्थ है 3 बार समय और दूसरे का अर्थ है 3 बेर के फल। अगला प्रश्न है आपका कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, शोक है, निर्वेद है या विस्मय है? बताइएगा। शांत रस का स्थायी भाव, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, निर्वेद होता है। ठीक है, वैराग्य जिससे पैदा होता है। यह संसार के प्रति उदासीनता का भाव है। आप बहुत से लोगों को देखते होंगे वो गुस्सा नहीं करते, वो किसी को झगड़ा नहीं करते, बहुत शांति से रहते हैं क्योंकि उनको संसार के प्रति वो निर्वेद है, वैराग्य है। उन्हें लगता है ये सब फालतू का काम है, वो शांति से निकल जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने मिक्स क्वेश्चन की तरफ। अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक का, ईए का या आ का या ई का? अनुजी तो होता नहीं, अनुजिक तो कुछ होता नहीं, अनुये तो कुछ होता नहीं, क्या होता है? अनुजा होता है। सही उत्तर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन आ। अनुज छोटा भाई है, आ प्रत्यय जोड़कर छोटी बहन अनुजा बन जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है? नाक का बाल होना। तो सही उत्तर है आपका सी, अधिक प्रिय होना। इस मुहावरे का प्रयोग किसी व्यक्ति के अत्यंत प्रिय होने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पोधन अन होगा या पौधन अन होगा? पवधन अन होगा या पादन अवन होगा? संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका पोधन अन। यह अयादि संधि का उदाहरण है, ओ और आ मिलकर अव बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है, संप्रदान है? बताइएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में, किसके सम्मान में? मुख्य अतिथि के ये आयोजन किया गया है। सही उत्तर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। सम्मान में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक है जो क्रिया के आधार का बोध कराता है। अगला प्रश्न है आपका कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, आप सभी परिचित होंगे इस अलंकार से, और इसका सही उत्तर है आपका अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि गिरीश में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है या यड़ संधि है? बताइएगा। गिरीश में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एक सही है। सही उत्तर है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, अब दीर्घ संधि को हम पहचानते कैसे हैं? आपका यहाँ पर बीच में आपको बड़ी मात्रा दिखेगी, बड़े आ की, है ना, बड़ी ई की, तो ये क्या हो जाती है? गिरीश, है ना, दीर्घ संधि हो जाती है। अगला शब्द है दही, कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है? दही रखा होता है या दही रखी होती है? दही खट्टा होता है या खट्टी होती है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से लिंग को हम पहचानते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। हिंदी में दही को पुल्लिंग माना जाता है, जैसे दही खट्टा है।
अगला प्रश्न है आपका कि आप भला तो जग भला वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? बताइएगा। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं अपने आप के लिए हो तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या क्रियावाच्य है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका यहाँ पर कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो वहां कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नलिन, राजीव, उत्पल या रसाल? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है और सही उत्तर है आपका यहाँ पर रसाल। रसाल आम का पर्यायवाची है। नलिन, राजीव, उत्पल कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम में ये पूछा गया है। उज्ज्वल। क्या होगा यहाँ पर उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी? बताइएगा। 4 ऑप्शन सारे सही लगते हैं और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है। जा यहाँ पर 2 बार आधा आता है ना, तो ये कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। और इसकी संधि जो होती है वो उत धन ज्वल होती है, जिससे ता ज्या बन जाता है और ये उज्ज्वल हो जाता है, 2 आधे जा। अगला प्रश्न है आपका कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण क्या है? विद्यार्थी है, प्रश्न है, पूछो है, चतुर है। बहुत आसान प्रश्न लगता होगा कोई कोई, लेकिन जो से नहीं आता है उसके लिए बहुत कठिन है। और यहाँ पर आपका चतुर विशेषण है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि अवयव के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं? बताइएगा। अवयव के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अवयव के मुख्य 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। अगला प्रश्न है आपका कि या अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य हैं, ऊष्म हैं, अंतस्थ हैं या ओष्ठ हैं? अगर आपने हिंदी वर्णमाला बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पढ़ी है तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। 64वां प्रश्न है और सही उत्तर है इसका आपका अंतस्थ, सी ऑप्शन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और सही उत्तर है आपका नाक और मुंह दोनों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अनुनासिक है तो नाक से ही होगा। केवल जिन स्वरों का उच्चारण हवा, नाक और मुंह दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे चांद, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज या संकर? बताइएगा। रेल आपका क्या है? इंग्लिश है ना। गाड़ी क्या है आपका? हिंदी है। तो ये कैसा शब्द है? ये आपका संकर शब्द है। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नी या नी या निर या निर? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निर्वाह। बताइएगा। सही उत्तर है आपका निर। निर्वाह शब्द निर उपसर्ग और वह मूल शब्द से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा या इनमें से कोई नहीं? और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राम घर गया और उसने मां को देखा। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य और एवं तथा लेकिन जैसे योजकों से जुड़े होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह, योजक शब्द प्रयोग होते हैं और एवं यथा लेकिन जैसे शब्द। नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्ययी है, तत्पुरुष? बहुत ही आसान उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। वो कौन सा है? भोलेनाथ का है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जब कोई तीसरा अर्थ प्रदान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राण शब्द हमेशा किस वचन में प्रयुक्त होता है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, दोनों में। प्राण निकल गए, प्राण उड़ गए, तो क्या है ये? किस प्रकार का शब्द लग रहा है? ये बहुवचन लग रहा होगा आपको। प्राण निकल गए, इतनी इज्जत दे रहे हो, इतना इज्जत हम लोग सिर्फ बहुवचन को देते हैं। कुछ शब्द जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास है, उत्साह है, क्रोध है। बहुत ही आसान है रस के स्थायी भावों को याद करना। सही उत्तर है आपका यहाँ पर उत्साह। वीरतापूर्ण कार्यों को करने में जो उत्साह का भाव मन में आता है वह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है आपका कि दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4, 6 बताइएगा। दोहा में कितने चरण होते हैं? प्रश्न है आपका 4 चरण होते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहला तीसरा 13-13, दूसरा चौथा 11-11, पहला तीसरा 13-13, दूसरा चौथा 11-11। अगला प्रश्न है आपका कि चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर की पॉइंट क्या है, जहां से हिंट मिलती है कि अलंकार कौन सा हो सकता है। यह आपका योजक चिन्ह, ठीक है। क्या भेद रहित आरोप लगता है तब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक है। यहाँ चरण उपमेय पर कमल का अभेद आरोप है, अर्थात चरण को ही कमल मान लिया गया है, अतः यह रूपक अलंकार है। चांद सा मुखड़ा और चंद्रमुख, ठीक है, ये क्या है? ये अंतर है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक है, विधिवाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। सही उत्तर है आपका निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट हो तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है। इसीलिए वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही उत्तर है आपका तालु। चा वर्ग, ई, या और शा का उच्चारण तालु से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दुसाहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दु, दुश, दु या सा बताइएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन दुस। यहाँ दुस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। अगला प्रश्न है आपका कि वाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है या जो चुप रहता है। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। सी ऑप्शन आपका सही है, जो बहुत बोलता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जो बहुत बोलता है के लिए वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उद्धार की संधि क्या होगी? उद्धन धार, उत्धन हार या उद्धन हार या उत्धन धार। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है उत्धन हार। यह व्यंजन संधि का नियम है जहां ता के बाद हा आने पर ता का दा और हा का धा हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? उत्धन धार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? घट, घोड़ा, घड़ा या घाटी। बताइएगा घोटक का तद्भव रूप क्या है? और सही उत्तर है आपका बी घोड़ा। घोटक एक तत्सम संस्कृत शब्द है जिसका तद्भव हिंदी रूप होता है घोड़ा। अगला प्रश्न है आपका कि साहस का विशेषण रूप क्या है? साहसी, साहसिक, साहसिकता या साहसीपन। बताइएगा विशेषण रूप क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन होगा साहसी। साहस भाववाचक संज्ञा से साहसी विशेषण बनता है, जैसे साहसी बालक, साहसिक कार्य। अगला प्रश्न है आपका कि रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीय। बताइएगा रसोई घर में कौन सा समास है? और सही उत्तर है आपका यहाँ पर तत्पुरुष। यह संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका विग्रह होता है रसोई के लिए घर। अगला प्रश्न है आपका कि तुम सब किस पुरुष से संबंधित सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सही उत्तर जो है आपका वो बी हो जाएगा मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप। आप निजवाचक में भी आता है जब निजता के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि श्रोता का लिंग परिवर्तन करें। श्रोती होगा, श्रोत्री होगा, श्रोताइन होगा या श्रोतानी होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन श्रोत्री। ता से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग त्री लगाकर बनाया जाता है, जैसे दाता, दात्री, श्रोता का श्रोत्री। अगला प्रश्न है आपका कि वह घर पहुंच गया होगा वाक्य में क्रिया किस काल की है? संभाव्य भविष्यत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान। बताइएगा वह घर पहुंच गया होगा। यहाँ पर होगा देखकर आप भविष्यत में जा सकते हैं, लेकिन गया भी है साथ में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? संदिग्ध भूत। पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, संदिग्ध है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भूतकाल में हुए किसी कार्य के होने पर संदेह प्रकट किया जाए
तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह आप सभी जानते हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका तुलनात्मक शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, सुख दुख, जीत हार। अगला प्रश्न है आपका कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। धोखा देना, चुगली करना, जादू टोना करना या ध्यान न देना। सही उत्तर आपका क्या होगा, आप सभी परिचित हैं, बी ऑप्शन चुगली करना। किसी के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से कोई बात कहकर भड़काना या चुगली करना कान भरना कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अथ का विलोम शब्द क्या है। अंत है, इति है, अर्थ है या अध है, बताइएगा। अत का विलोम शब्द क्या है, और सही उत्तर है आपका इति। अथ का अर्थ आरंभ होता है और इति का अर्थ समाप्ति होता है, अतः ये एक दूसरे के विलोम है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किसके कारक, किस कारक की विभक्ति है। अधिकरण है, संप्रदान है, करण है, अपादान है। तो यहाँ पर जो से है उसका के द्वारा का अर्थ निकलता है, ध्यान दीजिएगा। वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है, तो इस से के स्थान पर आप के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कौन सा कारक बन जाएगा, बताइएगा। ये आपका कारक बनेगा करण कारक, ठीक है। जब से का प्रयोग साधन के अर्थ में हो तो वहां करण कारक होता है। यहां कुल्हाड़ी काटने का साधन है। अगला प्रश्न है आपका कि पराजय में उपसर्ग है, परि है, प्र है, परा है या आ है, बताइएगा। पराजय में क्या उपसर्ग है। सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन परा। पराजय शब्द में परा उपसर्ग है, जय मूल शब्द है, परा का अर्थ है उल्टा या पीछे। अगला प्रश्न है आपका कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष्य। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर जो पानी है उसके अर्थ कई निकलते हैं, तो कौन सा होता है जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, है ना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो श्लेष है, ठीक है। यमक लगता है लेकिन यहाँ पर श्लेष होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। यहाँ पानी के 3 अर्थ होते हैं, चमक, प्रतिष्ठा और जल, ठीक है। ये दोहा पूरा नहीं लिखा है, आधा लिखा है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष्यों। तो मोती के लिए चमक होता है, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा होती है, और चून के लिए यहाँ पर उसका अर्थ जल होता है, पानी का। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध शब्द कौन सा है। संपूर्ण है, संपूर्ण, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सही उत्तर आप सभी को पता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन संपूर्ण। मानक हिंदी वर्तनी के अनुसार संपूर्ण सही रूप है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। रत्न कहाँ से निकलते हैं, अगर आप ये पहचान गए तो निश्चित रूप से आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही है, रत्नगर्भा। रत्नगर्भा, वसुमती, अचला, धरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। यह कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। और 93 का यहाँ पर सही हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। जिसने शब्द से जुड़ा हुआ उपवाक आश्रित उपवाक है, अतः यह एक मिश्र वाक्य है। क्या, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, ठीक है। तो यह मिश्र हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना, बताइएगा। सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है इसका आपका ए, अप्रिय लगना। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का बुरा लगना या आंखों का ना सुहाना। आंखों में जब कुछ गिर जाता है तो चुभता है ना, किरकिरी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, आंख की किरकिरी होना। अगला प्रश्न है आपका कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह है, शोक है, हास है, रति है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग तब होता है जब नायक नायिका के मिलन की बात हो, वियोग तब होता है जब उनके बिछड़ने की बात हो। सही उत्तर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, रति, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक जो सही उत्तर है आपका वो सी है, ठीक है। तीनों प्रकार के सा और हा ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है। उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। बताइए क्या होगा यहाँ पर। प्रत्युत्पन्नमति का सही उत्तर या आपका जो तत्काल उत्तर दे सके, ठीक है। हाजिर जवाब जिसको कहते हैं, तुरंत सोचकर उत्तर दे दे।
अगला प्रश्न है आपका, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। गगन को चूमने वाला, ऐसा होगा क्या? बताइएगा। सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, तत्पुरुष। गगन को चूमने वाला, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष आएगा, कर्ता ने कर्म को। कारक जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, तद्भव है या संकर है? बताइएगा। तो ये आपका देशज शब्द है। खिचड़ी की उत्पत्ति का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं उसमें ये बोला जाता है, इसलिए ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 24। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे अगर आपने चौपाई को देखा समझा है। रामचरितमानस में, हनुमान चालीसा में बहुत आसानी से आपको चौपाई देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 16। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्लियर है आपको? तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि उनकी भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कि ये 100 प्रश्न कैसे लगे आपको, इन 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, लेकिन तैयारी अगर आपको अच्छी करनी है तो निरंतरता बनाकर रखिए, निरंतर परिश्रम करते रहिए, सब बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, चमक जाएगा आपका जीवन जब आपकी निरंतरता और सही समय दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।